नमस्कार अनुपमा जी। नमस्कार मनीषा जी। जी जी। कैसी हैं? अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बस बढ़िया है। चलिए। पिछले वार्तालाप कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को आपके जवाब बहुत अच्छे लगे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्न आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी जी। हाँ। जी, पहला प्रश्न श्री प्रतीक शर्मा जी का है। जी मीन लग्न में बुध शनि के साथ 10वें भाव में है, जी। युति में है, क्या केंद्राधिपति दोष लगेगा? यहाँ पर देखिए। बुध हाँ। नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी शनि के प्रभाव में आ गए हैं। जी जी। शनि देखिए इस मीन लग्न में लाभेश और व्ययेश होते हैं। जी जी। तो व्ययेश का आके दशम भाव में बैठना, और बुध जो कि इनको केंद्राधिपति योग लग रहा है, और बुध ऐसे ग्रह हैं जो जिसके साथ बैठेंगे, पाप ग्रह के साथ बैठेंगे तो पाप प्रभाव देंगे। जी तो जी। इसमें ही इनके कार्य क्षेत्र में इनको परेशानी हो सकती है। बुध तो बुध जबकि को तात्कालिक मित्रता में भी हैं। जी वो तो है, पर हम्म। व्ययेश के साथ आके बैठ गए हैं तो लाभ की स्थिति भी रहेगी, परंतु व्ययेश का है तो जहां वो व्ययेश बैठेंगे उस भाव में व्यय ले आ देंगे। तो एक तो बुध उनको केंद्राधिपति दोष लग रहा है, जी जी। और शनि के साथ हैं तो कार्य क्षेत्र में इनको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते और हैं। 10वें भाव में तो वैसे कहते हैं ना, पाप ग्रह भी अच्छा फल देने लगते हैं। जी अच्छा फल देते हैं, पर वो किस भाव के स्वामी हैं ये भी मायने रखता है। जी जी। तो लाभ भाव के हैं तो जैसे अगर शनि की दशा महादशा या अंतरदशा चलती है जी तो जी। थोड़ा प्रभाव, पहला प्रभाव होगा लाभ मिलेगा, परंतु जी दूसरा प्रभाव होगा कि उनको व्यय का प्रभाव मिलेगा। तो या तो आपको स्थान छोड़ के जाना पड़ सकता है, या किसी तरह की परेशानी इस तरह की आ सकती है जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी उस समय पे। जी जी। ठीक है। आप जी। केंद्राधिपति दोष पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जिससे हमारे अच्छा। दर्शक इसके बारे में जान सकें, किन किन जी, लग्नों में इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव देखिए मिथुन लग्न, कन्या, जी धनु और मीन लग्नों में इनका प्रभाव होता है। जी जी। इन्हीं चारों लग्नों में ये होता है कि बुध दो केंद्रों के स्वामी होते हैं और गुरु दो केंद्र भाव के स्वामी जी होते जी हैं। जी, बिल्कुल। ठीक। और अगर जैसे बुध मिथुन लग्न हुआ या कन्या लग्न हुआ तो हम्म। बुध केंद्राधिपति दोष से पीड़ित नहीं होगा, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो लग्न के स्वामी हो गए। जी बिल्कुल। मिथुन में और कन्या में वो लग्न के स्वामी हो गए। हम्म। लग्न भाव जो वो है हमारा केंद्र का भी भाव कहलाता है और त्रिकोण का भी एक भाव कहलाता है। जी हाँ। तो वो उस जैसे मिथुन और कन्या में बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा, पर गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा। इसी तरह से धनु और मीन राशि में, हम्म। इन दोनों में गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो लग्न के स्वामी हो जाएंगे, जी बिल्कुल। लेकिन बुध को केंद्राधिपति दोष लग जाएगा। जी, ठीक। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हाँ, तो इसका इस दोष का ये होता है, बहुत बुरा प्रभाव नहीं कह सकते हैं, जी जी। लेकिन अब जैसे उनको मौके कम मिलेंगे, अगर दशम के स्वामी हो गए तो कार्य क्षेत्र में मौका कम मिलेगा। इस ऐसे कह सकते हैं कि उसका प्रभाव, जितने ये शुभ ग्रह हैं उसका प्रभाव न्यूट्रल हो जाता है। जी हाँ। मतलब हाँ बहुत। और कोई सवाल? अगला प्रश्न हम गीता भट्ट जी का ले लेते हैं। ये जी जी। अपने बेटे के लिए उपयुक्त लाइन के बारे में जानना चाहती है, किस क्षेत्र में इसका भविष्य अच्छा रहेगा। लग्न अच्छा। कन्या है और जी जी। नवम भाव में वृषभ राशि में सूर्य, शनि, बुध और राहु, ये 4 ग्रह बैठे हैं। जी जी जी। दसम भाव में गुरु, शुक्र और मंगल है, और हम्म। इनकी राशि कर्क पड़ रही है, चंद्रमा एकादश भाव में है। अच्छा। जी तो देखिए कन्या लग्न है इनका, जी जी। राशि हो गई कर्क, हम्म। नवम भाव में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं और लग्नेश नवम भाव में आके बैठ गया है, बहुत भाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, बुध फिर बैठ गए दश हैं। जी, और दशम और नवम भाव के स्वामियों का बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन हो गया है, स्थान परिवर्तन हो गया है। जी नवम जी। का स्वामी दशम में, दशम का स्वामी नवम में। परिवर्तन योग हो गया है। परिवर्तन उच्च का परिवर्तन योग है, जी ये बहुत अच्छा योग कहलाता है, धर्म कर्माधिपति योग। जी। तो इनकी कुंडली देखने से
ये थोड़ा लगता है टेक्निकल साइड में भी जा सकते हैं, जैसा जी इनकी इच्छा हो अभी तो। और मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कन्या लग्न वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है मैनेजमेंट, क्योंकि वो अच्छे वक्ता होते हैं, तो जी मैनेजमेंट क्षेत्र में जा सकते हैं। और टेक्निकल लाइन चाहें, जैसे मेडिकल में भी टेक्निकल जो फील्ड होती है उसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये दोनों लाइनें इनके लिए अच्छी हैं। जी। ठीक है। एक बात और बताएं आप, क्या इस पत्रिका में काल सर्प योग है? देखिए, काल सर्प योग इस पत्रिका में नहीं है, क्योंकि राहु के साथ और भी सारे ग्रह बैठे हुए हैं। जी जी जी, इस पत्रिका में कोई काल सर्प दोष नहीं है। जी जी ठीक है। और काल सर्प दोष के बारे में मैं कहूंगी कि ये दोष कोई दोष है ही नहीं, जी जी मेरा ऐसा मानना है। और मेरा किसी भी क्लासिक बुक में, किसी भी पुराने ग्रंथ में इस काल सर्प दोष का कोई कहीं जिक्र नहीं है। जी ठीक। जी जी। ऐसी ये स्थिति बनती है कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, जी जी तो इसको लोग काल सर्प दोष कहते हैं। जी जी परंतु असल में ये कोई दोष नहीं है। हर 10 साल में 1 या 1.5 साल ऐसी स्थिति आती है जब सारे ग्रह राहु और केतु के बीच में आते हैं। जी तो क्या उन 1.5 सालों में जन्मे सारे बच्चे ही परेशान होंगे या भागे होंगे? अरे ऐसा तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं भयभीत है करने के लिए ऐसा ना? ज्योतिषी लोगों ने बना दिया है। बिल्कुल। क्या होता है, जब कोई ज्योतिषी के पास ले जाता है, अगर उसे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो परेशानी पकड़ नहीं पाते हैं, जी जी जहां देखा काल सर्प दोष, बस जी ये आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, इसीलिए सारी परेशानी है। जी क्योंकि परेशानियां ढूंढना कुंडली देख के बहुत आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही कहा लेकिन, आपने। है ना, तो जहां वो एक आसान सा रास्ता दिखता है कि अरे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अब भले कुंडली में ना हो लेकिन उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में तो वो सर्प बैठ गया, वो बैठ हमेशा गया, अब बिल्कुल सही घूम कहा। हाँ। वो घूमता रहेगा, कोई काम बिगड़ा, अच्छा मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, जबकि ऐसा कोई भी दोष नहीं है। जी जैसे आप देखिए, नेहरू जी की कुंडली में था, मार्गरेट थैचर की कुंडली में था, अमृता प्रीतम जी की कुंडली में भी कितनी यही योग था, ऊंचाइयां पकड़ी इन लोगों ने। इन लोगों ने। जी। जी तो मैं यही कहूंगी कि ये जो कम जानकारी वाले हैं, वो इस तरह से अपने पैसे बनाने के लिए, या आप जो भी कह सकती हैं, जी ये उनका बनाया हुआ है। मैं क्या, क्लासिक में भी इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। जी, बहुत ठीक है। अच्छी जानकारी दी आपने। जी जी इसी तरह से कहते हैं कि केम द्रुम दोष व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। ये दोष कैसे बनता है, इस पर भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। जी। केमद्रुम योग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा से एक घर आगे यानी चंद्रमा से दूसरे, और एक घर पीछे यानी चंद्रमा से 12वें अगर कोई ग्रह ना हो, जी जी राहु केतु और सूर्य की गणना इसमें नहीं की जाती है, जी तो उसमें कोई ग्रह ना हो तो इसको कहा जाता है केमद्रुम योग बनना। जी जी पर इसका एक और कारण है कि अगर उस समय केंद्र में भी कोई चंद्रमा को छोड़ के कोई ग्रह ना हो, तब एक्चुअल केमद्रुम योग बनता है। जी जैसे कि आपके चंद्रमा के दूसरे कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा से 12वें कोई ग्रह ना हो, और केंद्र में भी चंद्रमा को या सूर्य को छोड़ के कोई ग्रह ना हो, तब वो केमद्रुम योग बनता है। जी जी अगर 12वें नहीं है और दूसरे नहीं है, लेकिन केंद्र में शुभ ग्रह है, तो ये योग बहुत फलित नहीं होता है। दुर्योग कहते हैं इसको, दुर्योग फलित नहीं होता है, तब डरने की जरूरत नहीं है। जी जी हाँ हाँ, इसका दुष्प्रभाव तो होता है, आदमी इसमें आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाता है, मन मस्तिष्क उसका बहुत भटकाव में रहता है। तो ये दुर्योग तो बहुत परेशानी देता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन उसमें आनी चाहिए, तभी ये योग माना जाएगा। ठीक है। और चंद्रमा को तो वैसे भी मन कहते हैं, मन को अकेला छोड़ दिया, इधर भी कोई ग्रह नहीं और दूसरी तरफ भी नहीं, तो विचलित बिल्कुल होना स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है। जी ठीक है। और केंद्र तो हमारा है ही, केंद्र बहुत जरूरी है। केंद्र के ग्रह, केंद्र में ग्रह होना आपके मन मस्तिष्क को मजबूती देता है, तो बिल्कुल। वहां भी कोई ग्रह नहीं है तो आदमी का मन भटकेगा ही। बहुत सही आपने कहा कि जी चंद्रमा मन का कारक है, वो तो भटकेगा ही। जी 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 जी। एक बात और बताइए आप कि वर्ग कुंडली देखना क्या आवश्यक है?
जैसे कहते हैं नवमांश दसमांश चक्र देखना। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जी देखिए, लग्न कुंडली जो है वो हमारा पूरा व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है समझिए। जी जी और वर्ग कुंडली जो हुई वो हमारी आत्मा हुई। जी तो वर्ग लग्न कुंडली देखना तो बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा हमारा वो व्यक्तित्व ही है। जी लेकिन वर्ग कुंडली जैसे आप देखिए नवमांश हुआ, नवमांश का अर्थ क्या हुआ? नौवां भाव, भाव कौन सा होता है? भाग्य भाव जी होता है। बिल्कुल। तो हमारे एक एक वर्ग लग्न कुंडली के हर एक राशि का नौवां भाव देखा जाता है, यानी हमारा भाग्य भाव देखा जाता है, भाग्य देखा जाता है जी जी और धर्म देखा जाता है। इसलिए विवाह को हमारे यहाँ धर्म माना जाता है। जी जी विवाह भी हमारे यहाँ एक धार्मिक अनुष्ठान ही है। इसीलिए नवमांश से हम लोग विवाह देखते हैं, अपने भाग्य को देखते हैं। दशमांश क्या हुआ? दशम भाव हमारा कर्म भाव है। जी जी तो दशमांश कुंडली से हम अपने कर्मों को देखते हैं। जी जी जी, तो हमारा कर्म कैसा रहेगा, हमारे सोसाइटी में हमारी पहचान किस रूप में होगी, ये जी देखते जी हैं। जी चतुर्थांश D4 जिसको हम बोलते हैं, जी D4 चौथा भाव क्या होता है? हमारा सुख का भाव होता है। सुख देखा जाता है तो चौथे। उसमें सुख हमको देखा जाता है। भौतिक सुख तो हमारे पास गाड़ी बंगला है, लोग देख देख रहे हैं, समझते हैं। हम्म, एक्चुअल हम अंदर से वो उसको फील कर रहे हैं कि नहीं, ये हम वर्ग कुंडली से जैसे D4 से देखेंगे। तो आत्मिक हम को हम चौथे घर से देख, मतलब जी चतुर्थांश से देखते हैं। जी, तो हम समझिए वही वर्ग लग्न कुंडली आपका शरीर है जी और जितनी वर्ग कुंडली है वो आपकी आत्मा है। जी तो इसलिए दोनों को साथ में देखना जरूरी है। जी जी। जी, ये बहुत जरूरी है। ज्योतिष हम्म। को वेद का नेत्र कहा गया है, जिसका तात्पर्य ये है कि एक निश्चित निर्धारित राह पर चलना। जी आप हमारे दर्शकों का दिशा निर्देश भी कर रहे हैं। दर्शकों जी से आग्रह है कि आप अपने प्रश्नों को नीचे कमेंट बॉक्स में दें। आपके प्रश्नों को आगामी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बहुत जी, बहुत धन्यवाद अनुपमा जी। धन्यवाद मनीषा जी। आप यूं ही आगे प्रश्नों को लेके आते रहें और मैं यथासंभव यथा अपनी जानकारी के अनुसार आपको जवाब उनके देती रहूंगी। और हमारे दर्शकों से भी अनुरोध है कि ऐसे सवाल पूछें जिससे सबका भला हो। और मनीषा जी ने एक अच्छी शुरुआत की है, उसको हम लोग आगे बढ़ा ले जाएं, ये हमारी आशा है और शुभकामनाएं हैं मनीषा जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।